हेलो बच्चों, आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को क्या है निरंतर जारी रख रहे होंगे। कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी बेटा आप क्या बताए बनाए रखना। जेई और नीट के स्टूडेंट्स के लिए आप जानते हैं कि 26 जुलाई को और 19 से 23 जुलाई तक आपका क्या है पेपर है, तो अपनी कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी बेटा बनाए रखना। अब इसी क्रम में मैंने देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम क्या है, मैंने 3 लेक्चर तक अभी सॉल्व किया है, जिसमें सेकंड पार्ट मैंने अभी पहले स्टार्ट किया है। आज जो है बेटा मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या है सॉल्व कराने जा रहा हूं। नीट के प्रीवियस ईयर के कितने कैसे क्वेश्चन हैं, जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो वैसे ही चैप्टर वाइज, जैसे मैंने एग्जाम्पलर का मैंने पहला चैप्टर लिया था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज लिया था लेक्चर 1 में। तो आज मैं नीट प्रीवियस ईयर का देखिए, नीट प्रीवियस ईयर पेपर 2019 से 2010 तक, मतलब 2019 से लेके 2010 तक करीब 10 सालों में कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, किससे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से, और उसका सॉल्यूशन के साथ साथ उसके इर्द गिर्द की थियरी कैसे थोड़ा सा है, उसको लेकर मैं क्या है आपको बताता चलूंगा। तो अगर आप चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे मेरे साथ, तो आपके लिए क्या होगा, ये काफी ही मल्टीविटामिन का काम करेगा बेटा। और थोड़ा सा मैं एनालिसिस भी कर दूंगा कि कैसे किस किस सन में कैसे कैसे क्वेश्चन आए। जैसे देखिए 2019 में 2 परीक्षाएं हुई, एक उड़ीसा में नीट हुआ था और एक नेशनल लेवल पे नीट हुआ था। तो 2019 में 5 मई को जो नेशनल लेवल पे नीट हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन आए थे, और जो उड़ीसा में हुआ था उसमें 1 क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिक क्या क्या चार्ज एंड फील्ड से। 2018 में 2 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से, 2017 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2016 में 2 तरह के पेपर हुए थे, फर्स्ट और सेकंड, मतलब 2 बार एग्जामिनेशन हुए थे उसमें। तो उसमें फर्स्ट वाले में 1 क्वेश्चन आया था और 16 वाले में भी 1 क्वेश्चन आया था। 2015 में आपके 2 पेपर हुए थे, एक बार पेपर कैंसिल हो गया था, पेपर आउट हो गया था, तो उसमें 1 क्वेश्चन आया था। 2014 में 2 क्वेश्चन आया था, 2013 में नीट में 2 क्वेश्चन आया था, और 2013 में कर्नाटका में पेपर हुआ था, उसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2012 में 4 क्वेश्चन आए थे, 2011 में 3 क्वेश्चन आए थे, और 2010 में 4 क्वेश्चन आए थे। उस समय मेंस की भी परीक्षा होती थी, मतलब उसमें सीबीएसई की 2 परीक्षाएं होती थी। तो वो क्वेश्चन कैसे कैसे हैं उनको मैं बेटा डिस्कस करते जा रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पे नोट करके, चूंकि मेरे पास अभी सिस्टम नहीं है कि मैं उसको प्रोजेक्ट करूं, ये लॉकडाउन चल रहा है, सामान अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं क्या यहां पर लिख रहा हूं, लिख के क्या है उनके ऑप्शन दे रहा हूं, फिर मैं उनको डिस्कस करूंगा बेटा, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट किया जाए, देर ना किया जाए, ठीक है, इस चीज को स्टार्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन बेटा क्या है, पहला क्वेश्चन 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली, 2 पॉइंट चार्ज हैं हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ, और उनके बीच का जो फोर्स लग रहा है वह एफ लग रहा है। इफ 25% चार्ज ऑफ ए ट्रांसफर टू बी देन फोर्स बिटवीन द चार्ज बिकम, यानी उनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 2 चार्ज हैं, ठीक है, एक प्लस क्यू है और माइनस क्यू है। तो अब तुरंत आपको दिमाग लगाना है कि अगर 2 चार्ज हैं तो इसका मतलब हमको क्या करना है, कूलम्स लॉ का प्रयोग करना है। अब आप जानते हैं कि 2 चार्जों के बीच में जो कूलम्स लॉ होता है, बोलो बेटा आप सभी लोगों को पता है कि 2 चार्जों के बीच में जो कूलम्स लॉ होता है इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर होता है, सभी लोगों को पता है। 2 चार्जों के बीच का ये जो फोर्स होता है इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब चलिए इसी प्रक्रम में यहां पर क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन में कह रहा है ये प्लस क्यू दिया है और ये माइनस क्यू दिया है, इनके बीच का डिस्टेंस आर है, ठीक है भाई। तो अब ये बताओ इनके बीच का फोर्स क्या होगा, तुरंत लिख दिया जाए फोर्स, एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना आर स्क्वायर, ठीक है।
दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना, अगर प्लस और माइनस चार्ज होते हैं तो इसके कारण और इसके कारण एक दूसरे के कारण अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसा होता है? अब आप जानते हैं कि चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, तो चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चार्ज को ट्रांसफर करने का मतलब इससे आप इस पर 25% चार्ज को ट्रांसफर कर रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इससे इस पर 25% 25% चार्ज को क्या किया जा रहा है? ट्रांसफर किया जा रहा है। तो बेटा जब ये बताइए इससे इस पे 25% चार्ज को ट्रांसफर किया जा रहा है, कितना? 25% चार्ज को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो 25% चार्ज को ट्रांसफर करने का मतलब क्या हो गया? बताइए बेटा। 25% चार्ज को यानी Q का 25% Q/4 हो गया, यानी Q माइनस Q/4 और इधर गया माइनस Q प्लस Q/4। देखिए अगर यहां से 25% निकलेगा, Q/4 निकलेगा तो यहां ऐड होगा तो माइनस Q प्लस Q/4 हो जाएगा। अब बताइए इनके बीच Q में से Q/4 गया तो कितना बचा? 3Q/4 और ये कितना बचा भाई? माइनस 3Q/4, माइनस 3Q/4। अब जरा इनके बीच का फोर्स फिर लिख लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस को तो चेंज किया नहीं है। अब जरा इनके बीच का फोर्स हम खुद लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस को ये चेंज नहीं किया है। तो अब बताओ इनके बीच का जो फोर्स होगा F इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा इनके बीच का फोर्स? देखिए F इक्वल टू K 3Q/4 और ये देखिए 3Q/4 अपॉन R का स्क्वायर। बोलो बेटा सही है? यही तो हो जाएगा फोर्स, KQ² अपॉन R स्क्वायर एफ डैश इक्वल टू K 3Q/4 अपॉन R का क्या? स्क्वायर। इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। जब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, KQ² से KQ² कट गया, F डैश इक्वल टू कितना हो गया बताइए? 3399 अपॉन 16 F। ये आपका क्या हो गया? 2009 का पहला क्वेश्चन हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है बेटा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब हम 2019 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो भाई अब दूसरा क्वेश्चन देख लो। 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। 2019 का 5 मई को ये क्वेश्चन आया था 5th मई वाले पे। दो तरह का पेपर मैंने कहा था कि एक उड़ीसा में हुआ था और एक यहां। अब 2019 का ये क्या क्वेश्चन कर रहा है? कह रहा है कि 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्लस लेमडा एंड माइनस लेमडा प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2r। मतलब 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज हैं जो प्लस लेमडा और माइनस लेमडा के हैं और एक दूसरे से 2r दूरी पे रखे गए हैं। ठीक। फिर कह रहा है कि इन द स्पेस व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन 2 लाइन चार्ज। देखो कितने क्वेश्चन आसान आते हैं बेटा, कितने इजी आते हैं। केवल फार्मूले के आधार पे क्वेश्चन आते हैं। 45 में 30 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं जो फार्मूले बेस्ड होते हैं। 10 थोड़े दिमाग वाले होते हैं और 5 थोड़े से ज्यादा दिमाग वाले होते हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे तो आप सब क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे। अब देखिए लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है। बताइए सोल्यूशन पे चलना है। लाइन चार्ज के कारण, अगर लाइन चार्ज है कोई भी, अगर इस तरह से पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज दिए हैं तो उसके कारण आप सभी लोगों को पता होगा कि r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होती है। प्लस चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है और अगर इसमें माइनस चार्ज होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होता है। ठीक है भाई, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, दूर होता है, और अगर माइनस होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होता है। तो ऐसे ही यहां पर क्या कर रहा है कि 2 लाइन चार्ज दिए गए हैं। ये देखिए 2 लाइन चार्ज दिए गए हैं। ये देखिए एक लाइन चार्ज ये दिया गया है, इस पे प्लस लेमडा क्या है? ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। और इस पे जो है बेटा वो माइनस लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। देखिए इस पे प्लस लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है और इस पे जो है वह माइनस लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। और कहा क्या जा रहा है आपसे कि इन दोनों के मध्य में, ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पे हैं, तो ये r डिस्टेंस हो गया और ये r डिस्टेंस हो गया। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। चलिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया जाए, देखा जाए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये बताइए इस प्लस लीनियर चार्ज डेंसिटी का कारण जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम लाइन चार्ज होगा। ये बताइए इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ये बोलिए E1 इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसके कारण अवे होगा।
इस माइनस के कारण क्या होगा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए माइनस के कारण, इस माइनस के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो देखिए, इस माइनस के कारण जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये देखो E2 इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। अब बताओ क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हैं, बोलो बेटा, क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हैं? तो सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब इनका वेक्टर सम क्या होगा, ये देखिए अगर सेम डायरेक्शन में है तो इनका वेक्टर सम क्या हो जाएगा, E इक्वल टू कितना, E1 प्लस E2, बोले भाई ये तो जाएगा इनका वेक्टर सम, या E इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये मिल के देखिए E इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 टू मिलके लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया? बोलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक हॉलो स्फीयर है, देखिएगा एक हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर का दिया गया है, इज यूनिफॉर्मली चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। तो सबसे पहले थोड़ा दिमाग में हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर बैठाते हैं। तो बेटा अगर दिमाग में हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर बैठाएंगे तो उसके अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। देखिए ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या होता है, ये देखिए कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब होता है उसके ऊपरी सरफेस पे चार्ज होता है। ये देखिए कंडक्टिंग स्फीयर, उसके ऊपरी सरफेस पे चार्ज है। इसका जो रेडियस दिया गया है वो आर दिया गया है। ये देखिए इसका रेडियस क्या दिया गया है, आर। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बताइए, ई इन जो होता है वो 0 होता है। बोले भाई इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह 0 होती है। और जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ध्यान दीजिएगा, वह के क्यू बाई क्या होती है, आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है कि अगर आर लेस देन आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। और अगर आर ग्रेटर देन आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। इसका कभी कभी ग्राफ भी पूछा जाता है बेटा। कई बार हमने देखा है कि कई कंपटीशन में इसका ग्राफ भी पूछा गया है। तो ग्राफ पूछा गया है तो ग्राफ कैसे हैं जरा इनको देख लिया जाए। ये देखिए ई और आर के बीच का इनका ग्राफ भी पूछा जाता है। ये देखो ग्राफ, ये आर लेस देन आर है और ये आर ग्रेटर देन आर है। तो ये देखो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई इन, अंदर की तरफ 0 होगा, और बाहर की तरफ क्या होगा, ई आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर बाहर की तरफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है तो ये देखो इसका ग्राफ ये ऐसे होगा। यानी क्या कहने का मतलब है, अब इसमें जरा इसको देख लिया जाए, किसी के अनुसार ऑप्शनों को देख लिया जाए। लिखा है कि इंक्रीज एज आर ग्रेटर देन फॉर आर लेस देन आर, मतलब करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी अगर छोटा आर लेस देन आर है। मतलब करा कि अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। तो क्या अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम क्या करेंगे, जरा कैंसिल करते हैं। फिर क्या करा है, 0 एज आर ग्रेटर देन, करा कि 0 मतलब 0 होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एज आर ग्रेटर देन फॉर आर लेस देन आर। ठीक है, मतलब करा कि अगर छोटा आर कैपिटल आर से छोटा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो बताइए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अंदर 0 आ रही है कि नहीं। और डिक्रीज एज आर इंक्रीज फॉर आर ग्रेटर देन आर, मतलब कह रहा है कि बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिक्रीज करेगी। तो बताइए क्या बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज नहीं कर रही है। अगर ये बढ़ रहा है तो क्या बताइए बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही है कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है, सही होगा। ये देखिए दूसरा ऑप्शन सही होगा कि व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन आर, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और अगर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसमें 0 है। तो ये आपका क्या है, दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन उड़ीसा नीट का जो पेपर हुआ था, उड़ीसा नीट 2019 20 मई को उड़ीसा में कुछ आपदा आ गई थी। तो उस समय क्या है, 5 मई को परीक्षा न होकर 20 मई को क्या है परीक्षा हुई थी। तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन। देखिए बहुत सिंपल आते हैं, आप सिलेक्शन आपका अवश्य होगा थोड़ा सा भी अगर फिजिक्स को पढ़ेंगे।
तो करा कि स्फीयर इनक्लोज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल विद चार्ज प्लस माइनस 3 इंटू 10⁻⁶। व्हाट इज द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर, मतलब स्फीयर से कितना फ्लक्स होगा। तो बेटा ये देखो, आप सभी लोगों को गॉस थ्योरम की डेफिनेशन पता होगी। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, ये देखिए किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर Q1 है माइनस Q2 है, ये Q3 है माइनस Q4 है, Q5 है, ये Q6 है, इस तरह से है। तो गॉस थ्योरम क्या होता है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर देखिएगा टोटल चार्ज का सम अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है गॉस थ्योरम, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, रेशियो होता है। यानी ये जो फ्लक्स होता है, यानी फ्लक्स फाई इक्वल टू Q1 माइनस Q2 माइनस Q4 और प्लस Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। याद रखिएगा, बाहर का कोई भी चार्ज हम नहीं लेते हैं। आउटसाइड यानी इस क्लोज सरफेस के बाहर का कोई चार्ज बेटा क्या है, नहीं लिया जाता है। अब बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ए स्फीयर इनक्लोज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपका व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, मतलब एक स्फीयर है जो अपने अंदर एक डाइपोल रखा है। तो बेटा ये बताओ, डाइपोल पे क्या होता है, डाइपोल पे जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है, जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है। तो बेटा ये अगर डाइपोल है तो इसमें देखिए डाइपोल है, ये क्या -3 इंटू 10⁻⁶ कूलम और +3 इंटू 10⁻⁶ कूलम चार्ज है। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वह क्या होगा, ये बताइए टोटल फ्लक्स। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्ज, यानी -3 इंटू 10⁻ कितना 6 और ये +3 इंटू 10⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो याद रखिएगा, चाहे एक डाइपोल रखिए किसी भी स्फीयर के अंदर, चाहे 2 डाइपोल रखिए, चाहे 3 डाइपोल रखिए, क्योंकि जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा। चाहे आप इनफाइनाइट डाइपोल रखिए किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, तो उसके थ्रू जो फ्लक्स होगा बेटा वह 0 होगा। तो हम किस ऑप्शन पे टिक करेंगे, 0 ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो ये 2019 के क्वेश्चन हो गए। अब 2018 की तरफ चलते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आओ क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए बेटा। 2018 नीट का आया हुआ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। करा कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अपवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे इस प्रकार से अपवर्ड डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या है, गिर रहा है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फॉल कर रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें फॉल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गिर रहा है। फिर क्या कर रहा है बेटा, फिर ये कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसको हम लोगों ने रिवर्स कर दिया। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया गया, ऐसे कर दिया गया। हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, और वहां से प्रोटॉन क्या है, फॉल कर रहा है। क्या फॉल कर रहा है, प्रोटॉन फॉल कर रहा है। चलिए भाई इसमें से प्रोटॉन फॉल कर रहा है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया और इसमें से प्रोटॉन फॉल कर रहा है। ये देखो प्रोटॉन इसमें से क्या गिर रहा है। आप जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में अंतर होता है। क्यों भाई, पता है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 टाइम्स होता है। 1837 टाइम्स होता है, ये ध्यान रखिए। तो अब क्या कर रहा है, कीपिंग द मैग्नीट्यूड the same, the proton is allowed to fall from rest in it through same vertical distance h, दोनों vertical distance h गिर रहे हैं। The time of fall of electron is comparison to time of fall of proton, कि मतलब ये कह रहा है कि कौन कम समय लेगा, कौन ज्यादा समय लेगा, ये चीज इसमें पूछी जा रही है। ग्रेविटी के इफेक्ट को यहां पर नेग्लिजिबल माना जा रहा है बेटा। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स की दिशा होती है वह इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत होती है। तो बहुत सही इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। ये देखिए इसमें जो फोर्स की दिशा है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत है, यानी ये ई होगा। और आपको पता है कि प्रोटॉन पे जो फोर्स की दिशा है वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। क्यों भाई, प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना पसंद करता है। दोनों समान दूरी x तय कर रहे हैं। चलिए दोनों समान दूरी x तय कर रहे हैं।
तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस हाफ ये ए टी का स्क्वायर हो गया कि नहीं। याद रखिएगा, ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लिजिबल माना जा रहा है, एक्सीलरेशन लग रहा है यहाँ पे। और इसका क्या होगा, एच इक्वल टू, चूंकि रेस्ट से गिर रहा है, 0 प्लस हाफ एक्सीलरेशन किसका होगा, प्रोटॉन का, और टीपी का क्या, होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि दोनों हाइट आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, दोनों हाइट आपस में बराबर है, तो इसका मतलब हाफ ए कितना हो जाएगा, ई बाई एम, और ये देखिए टी का स्क्वायर, और हाफ ए बी कितना हो जाएगा, ई बाई एम पी, और ये देखिए टीपी का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बाई टू कैंसिल हो गया। देखिए ए बाई टू और ए बाई टू कैंसिल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का समय और प्रोटॉन का समय में देख लेते हैं क्या रिलेशन आता है। तो ये देखो टी अपॉन टीबी इक्वल टू रूट में एम ई अपॉन एम पी आता है। इस तरह का एक आईआईटी का पुराना क्वेश्चन आया था बेटा, उसी चीज को फॉलो किया है। आईआईटी का क्वेश्चन इस तरह से ऑप्शन में था और इसी को इसने थियरी में बोल दिया है। इसीलिए मैं पुराने क्वेश्चनों पे ध्यान दे रहा हूं, ताकि अगर आप इसको लगाएंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यही नहीं आएगा, वैरायटी यही रहेगी, टाइप वही रहेगी बेटा। तो टाइम टेकन टीपी इक्वल टू एम ई अपॉन एम पी। तो किसका समय, किसका मास इसमें ज्यादा है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, इसमें कम है इलेक्ट्रॉन, तो किसका समय कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन को नीचे आने में कम समय लगेगा। यानी क्या कहा जा रहा है कि द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। तो बताइए यहाँ क्या है, ये वाला कम है भाई, ये मास ज्यादा है, ये मास कम है, तो इसका मतलब किसका समय लगेगा, स्मॉलर। इलेक्ट्रॉन का जो समय होगा वह कम समय में वह क्या है, फॉल करेगा। इलेक्ट्रॉन कम समय में फॉल करेगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6, ये भी नीट 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2018 का क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नीट 2018 का क्वेश्चन है बेटा। करा है कि एक टॉय कार है विथ चार्ज ट्यूब मूव्स ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई भी, जैसे इसमें काइनेमेटिक्स भी थोड़ा मिला हुआ है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी मिला हुआ है। मतलब इस क्वेश्चन को जानने के लिए आपको काइनेमेटिक्स भी जानना पड़ेगा कि एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, ये सब चीजें भी आपको जाननी पड़ेंगी। तो क्या कहा जा रहा है कि चार्ज क्यू मूव्स ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू फोर्स क्यूवी, इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में जो इसकी वेलोसिटी है वह 0 से 6 मीटर पर सेकेंड है। तो अब इसका एक्सेलरेशन जरा पता कर लिया जाए। एक्सेलरेशन जो होगा 6 माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों भाई, आप जानते हैं एक्सेलरेशन जो होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो एक्सेलरेशन 6 माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। एक्सेलरेशन निकल गया। करा एट द इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स। मतलब 1 सेकेंड तक वह इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यही है, 1 सेकेंड तक चार्ज पार्टिकल u इक्वल टू 0 से वह चल रहा है 1 सेकेंड तक। ठीक है, अब फिर 1 सेकेंड के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा रिवर्स हो गई। देखिए 1 सेकेंड के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, ये देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो गया और वह 2 सेकेंड और जर्नी कर रहा है, 2 सेकेंड और जर्नी कर रहा है। ठीक है, 2 सेकेंड और जर्नी कर रहा है, देखिएगा यहां पे ध्यान। ठीक है, एट द इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स द कार कंटिन्यूअस टू मूव फॉर 2 मोर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड तक वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चली है और 2 सेकेंड तक जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हुआ है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, तो 2 सेकेंड और वह क्या है, चल रही है। देखिए 2 सेकेंड, बस 2 सेकेंड तक। फिर कहा जा रहा है, ठीक है, आपको क्या बता देना, द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ 2 कार। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलिए भाई, पता है कि नहीं, सबको पता है। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल
डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या है भाई? एवरेज वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल क्या? टाइम। यहां भी टोटल टाइम होता है। ये चीजें होती हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को लेकर। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। तो बेटा यहां क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 1 सेकेंड तक हम जरा देख लेते हैं कि आखिरकार 1 सेकेंड तक, 0 से लेकर 1 सेकेंड तक वो कितनी डिस्टेंस तय करेगा। डिस्टेंस, ठीक है, कहां से कहां तक? 0 से लेकर 1 सेकेंड तक। तो देखिए 0 से 1 सेकेंड तक, 0 से 1 सेकेंड तक क्या हो जाएगा? S1 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस हाफ एक्सेलरेशन 6 है और t का 1 स्क्वायर, यानी कितना हो गया? 3 मीटर। ये कब तक? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला। अब ये बताओ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन विपरीत होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन विपरीत होगा तो एक्सेलरेशन क्या लगेगा? निगेटिव हो जाएगा। मतलब इस दशा में यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो गया? -6 हो जाएगा। -6 हो जाएगा कि नहीं? तो अब यहां पर दो तरह से उसका मोशन होगा। पहले हम जरा यहां वेलोसिटी पता कर लेते हैं। यहां पे वेलोसिटी पता कर लेते हैं। तो बोलिए इस वेलोसिटी v1 की वैल्यू क्या होगी? जरा v1 की वैल्यू देखते हैं क्या होगी। v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस कितना? 6 इंटू 1, यानी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बोलिए भाई 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? आगे की जर्नी के लिए ये 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी जो है, 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी जो है वह किसका काम करेगी? इनिशियल वेलोसिटी का। अब हम देख लेते हैं, ठीक है, वह कितने सेकेंड में उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है तो कभी तो ऐसा आएगा कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी कि नहीं? तो देख लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी 0 कब हो जाती है। ठीक है, तो ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में हम जरा देख लेते हैं फाइनल वेलोसिटी 0 कब हो जाती है। तो ये बताइए 0 इक्वल टू, ये 6 इनिशियल हो गया, माइनस एक्सेलरेशन कितना है? 6 है, और t कितना है? ठीक है, ये t2 जो टाइम है, यानी t2 इक्वल टू क्या हो गया? 1 सेकेंड। यानी क्या कहने का मतलब है? 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। यानी यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। देखिए इसको 2 सेकेंड चलना है, 1 सेकेंड में इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। तो अब हम देख लेते हैं कि इस 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस तय करता है। ठीक है, यानी 1 सेकेंड में वह कितना डिस्टेंस तय करता है? तो डिस्टेंस कहां से कहां तक? डिस्टेंस देखिएगा 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक। ये देखिए ये डिस्टेंस क्या होगा? S2 इक्वल टू क्या? S2 इक्वल टू V1 T2 माइनस हाफ A T1 T2 का होल स्क्वायर। अब बताइए S2 इक्वल टू V1 कितना है? V1 देखिए 6 है। T2 कितना है? T2 1 है, माइनस हाफ A कितना होगा? A कितना है? 6 है। T2 कितना है? 1 है। तो अभी बताइए कितना आ जा रहा है? ये भी 3 मीटर आ जा रहा है। आ रहा है कि नहीं? ये 1 से लेके 2 सेकंड तक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा बेटा? यहां तक तो अब फाइनली आके रुक जाएगा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है, उसके अंदर रिटार्डेशन नहीं 0 हो रहा, उसके अंदर अभी भी रिटार्डेशन है। तो वह रिटार्डेशन जो है उस चार्ज पार्टिकल को, अब ये ध्यान दीजिए, वह रिटार्डेशन जो है उसको अब इधर की तरफ लाने की कोशिश करेगा। ये देखिए ये रिटार्डेशन उसको इधर की तरफ लाने की कोशिश करेगा। ऐसे देखिए भाई रिटार्डेशन इधर की तरफ लाने की कोशिश करेगा कि नहीं उसको? ठीक है, तो वह रिटार्डेशन उसको इधर की तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो अब ये बताइए जरा कि वह 1 सेकेंड और बचा हुआ है, तो डिस्टेंस 2 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड तक कितना हो जाएगा? यानी डिस्टेंस जो है 2 सेकेंड से लेकर कितना हो जाएगा? 3 सेकेंड तक कितना हो जाएगा? डिस्टेंस 2 सेकेंड से लेकर, यानी अब देख लेते हैं कि डिस्टेंस कहां से कहां तक? 2 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड तक। यानी S3 इक्वल टू, यहां पर बताइए फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 माइनस ये क्या होगा? रिटार्डेशन 6 माइनस 6 और इंटू टाइम कितना हो जाएगा? T3 कितना हो गया? T3 1 सेकेंड हो गया, 1 का स्क्वायर, यानी 6 में 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? -3 मीटर हो जाएगा। बोलो बेटा हो गया कि नहीं? -3 मीटर। यानी कहने का मतलब समझ रहे हो क्या है यहाँ पे? यहाँ पर है क्या? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल 1 सेकेंड तक चल रहा है, 1 सेकेंड तक चल रहा है, तो कितना दूरी तय कर रहा है? 3 मीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो जब अपोजिट हो गया तो वह चला,
वेलोसिटी तो फाइनल जीरो हो जाएगी, लेकिन अभी भी उसके अंदर रिटार्डेशन है। तो अब रिटार्डेशन उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वो एक्सीलरेशन बन जाएगा, और 1 सेकंड तक वो देखिए कितना दूरी तय करा रहा है, उसके उल्टा डायरेक्शन में -3 मीटर दूरी तय करा रहा है। मतलब क्या क्या हो रहा है इसमें, ये देखिए 1 सेकंड में उसने 3 मीटर तय किया, फिर अगले 1 सेकंड में उसने 3 मीटर तय किया, और फिर देखिए उल्टा उसने कितना तय कर दिया, -3 मीटर तय किया। तो अब ये बताओ जरा इसका टोटल डिस्टेंस बता दो, टोटल डिस्टेंस कितना होगा ये बताओ, टोटल डिस्टेंस। ये देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो हो गया वो देखिए टोटल डिस्टेंस हो गया 3 + 3 और प्लस ये -3, यानी कितना हो गया 9 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट 3 + 3 - 3 हो गया, यानी क्या बचा 3। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पता चल गया, यानी आप क्या है एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। बोलिए एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, बोलिए भाई एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस है कितना 9, टोटल टाइम कितना है 3, यानी 3 मीटर पर सेकंड। ये हो गया एवरेज स्पीड। फिर एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, देखिए एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी 1 मीटर पर सेकंड। बोलो भाई समझ में आया। तो अब बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है, कौन सही है, ठीक है 3 मीटर पर सेकंड। क्या आया, पहले क्या पूछा है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, और एवरेज स्पीड कितना है 3 मीटर पर सेकंड है, तो कौन सा सही है इसमें, बी वाला ऑप्शन सही है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 6 हो गया, ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक, अब हम लोग नोट करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। चलो भाई नीट 2017 का क्वेश्चन है, नीट 2017 का क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। ठीक है, क्या कह रहा है, सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। इस तरह का एनसीईआरटी में प्रश्न दिया भी है आपके, ठीक है। वन देम -e एंड अदर देन E + डेल्टा E। मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, यानी चार्ज जो दिया गया है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का -e और E + डेल्टा E दिया है। इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, ठीक है, कह रहा है कि द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d अपार्ट इज 0, देन डेल्टा इज ऑर्डर ऑफ। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, बोलो भाई, और चार्ज क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज होता है। क्या चार्ज की डेफिनेशन आप जानते हैं। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा इसमें, ये देखिए एक्सेस है क्या इन दोनों में, एक्सेस डेल्टा ही है। तो आप उसी तरह से भाई चार्ज की पहली परिभाषा आप पढ़े होंगे कि एक्सेस एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या, चार्ज। तो ये देखिए ये डेल्टा ई आपका क्या हो गया, चार्ज हो गया यहाँ पे डेल्टा ई चार्ज हो गया कि नहीं, यहाँ पे डेल्टा ई। तो डेल्टा ई यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए चार्ज हो गया, डेल्टा ई जो है यहाँ पे वह चार्ज हो गया। तो अब हम यहाँ पे जरा नेट चार्ज ऑन प्रोटॉन निकाल दें। चलिए भाई नेट चार्ज ऑन प्रोटॉन जरा निकाल लिया जाए, नेट चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है भाई, नेट चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन पे जरा नेट चार्ज देख लेते हैं, प्रोटॉन पे कितना होगा नेट चार्ज, ठीक है भाई। तो प्रोटॉन पे जरा नेट चार्ज देख लिया जाए कितना क्या है, कहां तक है, क्या चीजें हैं। तो नेट चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये देखिए प्रोटॉन पे जो नेट चार्ज हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, E - E + E + डेल्टा E। ये देखिए कट गया, चार्ज कितना हो गया, Q = डेल्टा E। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 2 प्रोटॉन हैं, ये देखिए 2 प्रोटॉन हैं, इन पे चार्ज कितना हो गया, डेल्टा E। चार्ज क्या हो गया, डेल्टा E। ये चार्ज क्या हो गया, डेल्टा E। डेल्टा E हो गया। इनका जो मास हो गया हाइड्रोजन एटम का क्या हो गया, mH। इनका जो हो गया वो कितना हो गया, mH। अब क्या कहा जा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सम 0 है। इसका मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों आपस में बराबर है यहाँ पे, ये तो कहा जा रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है कितना, G
एम एच अपॉन डी स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई का होल स्क्वायर अपॉन क्या डी स्क्वायर। देखिए डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, हमको डेल्टा ई निकालना है। बोलिए डेल्टा ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू रूट में, देखो भाई डेल्टा ई इक्वल टू कितना, रूट में क्या चला गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी, और ये देखिए एम एच का स्क्वायर, सब आपको पता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻9 हो गया, यानी क्या हो गया रूट में 1/9 इंटू 10⁻9। जी कितना हो गया 6.67 इंटू 10⁻11। प्रोटॉन का मास कितना हो गया, क्या दिया गया है 1.67 इंटू 10⁻27, यानी इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 का होल स्क्वायर हो गया। बताइए प्रोटॉन का मास हो गया कि नहीं। अब इन सबको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इनका ऑर्डर 10⁻37 के आएगा, 10⁻37 के आएगा। ठीक है भाई, आई बात समझ में ना। बस इसमें एक कॉन्सेप्ट यही है, एक्सेस एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड चार्ज। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो गया डेल्टा ई का हो गया, और दो हाइड्रोजन एटम पे चार्ज कितना हो गया डेल्टा ई का हो गया, और दो हाइड्रोजन एटम है और डेल्टा ई एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे हैं, और उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके कूलम फोर्स के बराबर है। तो क्या यहां से डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। ठीक है बेटा, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चलो भाई, नीट 2017 में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डायग्राम बिलो शो रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल। अब आप देखिएगा ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पहले कराया था, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसी को दिया था। इसके पहले वाला भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, उसी का छोटा सा एक कट पेस्ट दिया था, लेकिन हाँ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम में से था। अब देखो बेटा, कह रहा है किस तरह से कुछ डायग्राम दिए गए, इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया गया है। एक चार्ज ए से लेकर बी तक आ रहा है, एक चार्ज ए से लेकर बी तक आ रहा है, एक चार्ज ए से लेकर बी तक आ रहा है, एक चार्ज ए से लेकर बी तक आ रहा है। कह रहा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो किसमें वर्क डन ज्यादा होगा। तो सबसे पहली चीज हमको ये देखेंगे कि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, W = Q VB माइनस क्या। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फील्ड है, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह कंजर्वेटिव फील्ड है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया गया है वो कंजर्वेटिव फील्ड दिया गया है। तो जब कंजर्वेटिव फील्ड दिया गया है तो वर्क क्या हो जाएगा इसमें, मतलब ये पाथ पे नहीं डिपेंड करता है, वह इनिशियल और फाइनल पॉइंट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो याद रखिए ये कोई पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा। अच्छा कोई पाथ है तो क्या हो जाएगा W = Q 40 माइनस कितना हो जाएगा 10, 40 में से 10 गया कितना बचा 30, यानी 30 Q आ गया। और ये सब में समान होगा, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। इसका मतलब इन ऑल द 4 केस तो वर्क डन इज द सेम, यानी चारों केस में जो वर्क डन होगा वह क्या होगा, सेम होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, इसमें ए वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है बेटा, आया समझ में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। चलिए, नीट सेकंड का 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, कैसे क्या चीजें कही जा रही हैं। कहा जा रहा कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द प्लेस। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। जो भी नए लोग हैं 12th वाले हैं वो डरे मत, 11th वाले वो हमेशा जाने कि बहुत छोटी सी चीज पूछी जाती है और हम बहुत अच्छा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी थीटा क्या दिया है 30 डिग्री दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम दिया है। टॉर्क कितना दिया गया, ये देखिए टॉर्क कितना दिया गया 4 न्यूटन मीटर दिया गया। ये देखिए टॉर्क दिया गया है। और कह रहा है कि चार्ज ऑन द डाइपोल, आपको चार्ज फाइंड करना है। चार्ज क्या करना है, और डिस्टेंस उसका जो दिया गया है 2L जो दिया गया है, ये 2 × 10⁻² मीटर दिया गया है। कह रहा चार्ज की वैल्यू बताइए। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है तो उस पर जो टॉर्क ऐड करता है टाउ = ध्यान दीजिए, जो टॉर्क ऐड करता है टाउ = PE sin थीटा होता है, या टाउ = P कितना होता है Q × 2L E sin थीटा होता है। क्यों भाई पता है, टाउ = Q × 2L E
साइन थीटा होता है, Q इंटू 2L ई साइन थीटा होता है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Q की वैल्यू निकालेंगे तो टाउ अपॉन कितना आ जाएगा, ये देखिए Q की वैल्यू निकालेंगे टाउ अपॉन 2L ई साइन थीटा। अभी बताइए टाउ है कितना, टाउ है 4, 2L कितना है, 2L कितना है 2 इंटू 10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2 इंटू 10⁵ और साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा 1/2। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ आएगा, यानी 2 मिली कूलम आ गया। कौन सा आ गया, 2 मिली कूलम आ गया। क्या आ गया, 2 मिली कूलम। ये नीट सेकेंड 2016 का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम लोग नीट फर्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने कहा था कि नीट में 2 पेपर हुआ था, नीट सेकेंड और नीट फर्स्ट। तो नीट फर्स्ट 2016 में एक क्वेश्चन है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये जेई में भी आ चुका है। जेई का ये क्वेश्चन इसमें रिपीट किया गया था। शॉर्ट पेपर में मैं इसीलिए जोर देता हूं बेटा कि वो कहीं ना कहीं से देखिए क्वेश्चन आएगा, और देखिएगा कि जब मैं जेई का भी बनाऊंगा, जेई एडवांस का भी मैं बनाऊंगा चैप्टर वाइज इसी तरह करके, अगर उनको आप फॉलो कर लेंगे तो बड़ा अच्छा करेंगे। फॉलो करने का मतलब आप लगा लेंगे, लेकिन बेटा हाँ इस तरह से लगाया करिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने दिया, ये क्वेश्चन दिख रहा है, अब आप इसको पॉज कर दीजिए जब मैं समझाऊं, मतलब अपने उसको पॉज कर दीजिए और अपने से लगाने की कोशिश करिए। फिर नहीं लगता तब लगाइए, तब देखिए उसका आनंद। ठीक है, तब आप ही लोग दिखेंगे हर जगह। ठीक है, तो आइए भैया, क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 2 आइडेंटिकल स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैं जो किसी कॉमन पॉइंट से क्या लटके हुए हैं। ये देखिए, ये 2 कॉमन इस तरह से हैं, ये किसी कॉमन पॉइंट से इस तरह से क्या है, ये लटके हुए हैं। देखिए इस तरह से लटके हुए हैं। अब लेंथ यल, इनकी लेंथ जो दी गई है वो कितनी दी गई है, यल दी गई है। इनिशियली एट ए डिस्टेंस डी, डी डिस्टेंस पे है, द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि चार्ज लीक कर रहा है, ठीक है, एट ए कांस्टेंट रेट, एज ए रिजल्ट द स्फीयर अप्रोच टू ईच अदर। ये बताइए, अगर चार्ज लीक करेगा तो रिपल्सिव फोर्स क्या होगा। जैसे इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इसके कारण इस पे फोर्स लग रहा है और इसके कारण इस पे फोर्स लग रहा है। तो ये बताइए, चार्ज अगर लीक करेगा तो चार्ज का मैग्नीट्यूड भी तो घटेगा बेटा, और अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड घटेगा तो इसका मतलब क्या, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड घट रहा है तो रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू कम हो रही है। तो यही कर रहा है कि चार्ज लीक कर रहा, तो ये आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं। देखिए, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, मतलब ये अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अप्रोच ईच अदर विथ वेलोसिटी v, then v varies as a function of a distance x, मतलब x के फंक्शन में वेरी कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो वेलोसिटी है और x में क्या रिलेशन होगा, वेलोसिटी और x में क्या रिलेशन होगा, इसको हमको बताना है। तो चलिए सब कुछ देख लेते हैं। सबसे पहली चीज मान लेते हैं कि ये जो एंगल दिया गया है वह कितना दिया गया है। देखिए ये एंगल थीटा है। याद रखिए क्वेश्चन में बोला है d लेस देन l, इसका मतलब थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है थीटा। और हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस x है, मतलब ये x/2 हो गया, ये x/2 हो गया। अब किसी इंस्टेंट मान लेते हैं कि ये दोनों के बीच की डिस्टेंस x है, ठीक है, और चार्ज इसका लीक कर रहा है, चार्ज लीक कर रहा है, लीक करने का मतलब टपक रहा है। तो अब ये जरा इसका इक्विलिब्रियम का कंडीशन देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कैसे कैसे ये इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में देखने के लिए देखिए, इसका वेट mg नीचे की तरफ होगा, बोलो वेट mg नीचे की तरफ है, बोलो वेट mg नीचे की तरफ है। रस्सी में टेंशन लग रहा है, ये देखिए रस्सी में टेंशन लग रहा है, ये देखिए रस्सी में टेंशन लग रहा है, ठीक, क्यों भैया एक्शन रिएक्शन कारण ये तो टेंशन होता है रस्सी में, ये टेंशन लग रहा है। और इस चार्ज के कारण इस पे जो है वो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। ये जो रिपल्सिव फोर्स है F=, ठीक है, के कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, x स्क्वायर। अब जरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन इस टेंशन को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये देखिए t cos थीटा होगा, तो ये कितना होगा बताइए, t sin थीटा होगा। बोलिए भाई, अगर इस टेंशन को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जाए तो थीटा के पास वाला क्या होगा, t cos थीटा होगा, और थीटा से दूर वाला क्या होगा, ये बताइए, थीटा से दूर वाला क्या होगा, वह t sin थीटा होगा। थीटा के पास वाला t cos थीटा और थीटा से दूर वाला क्या होगा, t sin थीटा। अब बताइए t sin थीटा कितना हो जाएगा, t sin थीटा इक्वल टू
टी साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन यक्स स्क्वायर, या टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया यम जी, या दोनों को डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन यक्स स्क्वायर यम जी। बोलिए आ गया कि नहीं? इस तरह का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है और इससे लिंक कई टाइप के क्वेश्चन आए हैं। जैसे इसके पहले 2013 में आया था, तो 2013 के बाद 2016 में आया है, तो बेटा 2020 में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और सबका तरीका वही होता है, थोड़ा सा चीजों को इधर उधर चेंज कर देता है, ठीक है, मैथमेटिकल चीजों को चेंज करता है। तो टेन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी हो गया। अब जरा इस ट्रायंगल से टेन थीटा ले लीजिए, ये एक्स बाई टू हो गया, तो ये बताइए कितना होगा यल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या 4। क्यों? सही है। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये देखिए थीटा के पास वाला बेस हो गया, थीटा से दूर वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो टेन थीटा क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। टेन थीटा क्या हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया यक्स अपॉन 2, और बेस कितना हो गया, बेस देखिए बेस यल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन यक्स स्क्वायर। बोलिए भाई के क्यू स्क्वायर अपॉन यक्स स्क्वायर क्या हो गया एम जी हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन यक्स स्क्वायर क्या हो गया एम जी हो गया, ठीक है। अब ये बताइए यक्स काफी छोटा है, तो जब यक्स काफी छोटा है तो क्यों ना यक्स स्क्वायर बाई 4 को हम टेंस टू 0 कर दें। ये देखिए यक्स स्क्वायर बाई 4 टू टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब एक्स स्क्वायर बाई 4 क्योंकि बहुत छोटा है यल से, तो अब क्या हो जाएगा यक्स अपॉन 2l इक्वल टू क्या हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन यक्स स्क्वायर एम जी हो गया। अब देख लो बेटा यहां सब चीज कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, यल कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है। तो आखिरकार क्यू और यक्स स्क्वायर में क्या रिलेशन आएगा, यहां देखिए क्यू और एक्स स्क्वायर में क्या रिलेशन आता है, इससे क्यू स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया यक्स, देख रहे हैं, या क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा बेटा यक्स पे 3/2 हो जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? अब देखिए हमको वेलोसिटी लानी है, दिमाग में बैठा रहिए कि फाइनल रिजल्ट हमको क्या चाहिए वेलोसिटी चाहिए। तो अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, क्योंकि चार्ज वेरिएबल है, तो चलिए टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं dq बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, बोलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा 3/2 यक्स टू पावर 3/2 माइनस 1 और फिर dx बाई dt आ जाएगा। बोले भाई आता है कि नहीं? जिसको नहीं डिफरेंशिएशन आता है जरा एक नजर देख ले। याद रखिए कोई भी जैसे अगर ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है तो ये होता है, लेकिन अगर ये d अपॉन dt है और ये x टू पावर n है तो देखो इसका डिफरेंशिएशन देख लो भाई, बायो के आप लोग हैं, जिनका कमजोर हो जिनका अच्छा है उनके लिए तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिनका कमजोर है डिफरेंशिएशन वो ध्यान दें, n x टू पावर n माइनस 1 और ये देखिए dx अपॉन क्या हो गया dt हो गया, dx अपॉन dt। तो वही काम हमने किया है, 3/2 x 3/2 माइनस 1 dx बाई क्या dt। अब बताइए dq बाई dt हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 यक्स पे 3/2 में से 1 गया 1/2 और ये क्या हो गया वेलोसिटी हो गया। अब बोलो बच्चों dq बाई dt कांस्टेंट है, अरे भाई चार्ज वेरिएबल है लेकिन dq बाई dt कांस्टेंट है, 3 और 2 कांस्टेंट है। अब v और x में क्या रिलेशन हो जाएगा बताइए, v और x में क्या रिलेशन हो जाएगा, ये देखिए v और x में क्या रिलेशन हो गया, आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं, यानी v और x में क्या रिलेशन हो जाएगा, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x पे हाफ। भाई dq बाई dt क्या है कांस्टेंट है, या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पे माइनस हाफ। अब बताइए कौन सा रिलेशन इसमें सही है, ठीक है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पे माइनस क्या हाफ, क्या ये सही है कि नहीं? बोलो भाई ये सही है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पे माइनस हाफ। क्वेश्चन समझ में आया? इस तरह के इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये देखिए नीट 2015 में 2 परीक्षाएं हुई थी, उस साल भी पेपर आउट हो गया था, तो कैंसिल्ड वाले में क्वेश्चन आया है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं नीट में जेई में क्वेश्चनों का लेवल एकदम एनसीईआरटी से होता है। अगर आप थ्योरी सही से पढ़े हैं, क्वेश्चनों को अप्लाई किए हैं, कुछ लगाए हैं तो जरूर कर ले जाएंगे। करा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड, मतलब रेडियली आउटवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू AR। चार्ज कंटेंट इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए सेंटर द रीजन ऑफ फील्ड विथ बी गिवन बाई, कितना गिवन बाई, मतलब कहा यह जा रहा है कि एक स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर चार्ज क्यू है।
तो करा कि चार्ज क्यू की वैल्यू बतानी है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ए आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ए आर है। तो ये भी देखिए गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आप जानते हैं कि एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में ही गॉस थ्योरम है। तो है क्या गॉस थ्योरम? क्या कहता है? E डॉट ए इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई, ये तो कहता है क्यू अपॉन, अब ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आर के अनुसार कितना है? ए आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आर के फंक्शन में क्या है? वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब हमको पूछा क्या है? ए डिस्टेंस पे पूछा है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं ई ए लिख सकते हैं। ये देखिए ए लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया। अब ए डिस्टेंस पे एरिया कितना होगा? 4 पाई ए स्क्वायर होगा, क्योंकि स्फेरिकल बनेगा, जो भी होगा यहां से स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनेगा, तो एरिया कितना होगा? 4 पाई ए स्क्वायर। और ये देखिए क्यू निकालना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बताओ क्यू इक्वल टू क्या हो गया? 4 पाई ए एप्सिलॉन नॉट ए का क्यू। देख लो कितने छोटे छोटे और मस्त क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कर लो सिलेक्शन मुट्ठी में। ठीक है, बन जाओ धरती के भगवान। ठीक है, अब ये देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू हो गया। फिर इसी तरह से नीट 2014 का एक क्वेश्चन ये देखिए, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन ए चार्ज क्यू, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर रिस्पेक्टिवली। तो अभी देखिए जो 2019 वाला क्वेश्चन आया था, लगभग वही क्वेश्चन है ये। अब वही केस आपको यहां पे जानना है जो 2019 वाला केस आया था। तो अगर मान लीजिए करा क्वेश्चन में कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, देखिए कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब उसके ऊपरी सरफेस पे यहां पर चार्ज क्या है? दिया गया है। ये देखिए उसके ऊपरी सरफेस पे चार्ज दिया गया है, ये कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब होता है। तो कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब उसके ऊपरी सरफेस पे यहां पे चार्ज दिया गया है, ये इसका रेडियस आर दिया गया है। तो आप जानते हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई इन इक्वल टू 0 होता है। क्यों भाई? और आपको पता होना चाहिए कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो कंडक्टिंग स्फीयर के जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल अंदर भी होता है। जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल अंदर भी होता है कंडक्टिंग स्फीयर के। तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है, ये ध्यान दो, सरफेस में जो पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना होता है? आर होता है। ठीक है भाई, तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, तो और पीछे चलते हैं। चलिए भाई, नीट 2013 में क्वेश्चन नंबर 12 आप देख रहे हैं, और नीट 2013 में क्वेश्चन नंबर 13 आप देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है नीट 2013 में, ठीक है, 2 तरह के पेपर आए थे जिसमें 2 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के पहले चैप्टर से 12th वाले पार्ट से पूछे गए थे, और एक कर्नाटका का उस साल चुनाव था या कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें कर्नाटका का पेपर टल गया था, तो फिर बाद में कर्नाटका डीट हुआ था, तो उसमें भी 2 क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर से पूछे गए थे। तो अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। कह रहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां मैक्सिमम होगा, कैसे मैक्सिमम होगा? तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है वह हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है। ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है वह हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल तक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब ये वाला जो पोटेंशियल होगा वह हायर पोटेंशियल होगा, और इधर का जो होगा वह लो पोटेंशियल होगा। तो जो ये बी पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल सी से ज्यादा होगा, यानी क्या कहने का मतलब है? बीबी इज ग्रेटर देन बीसी इज ग्रेटर देन बी, यानी बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होगा। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? मैक्सिमम एट बी, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? 4th ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, अब आइए, ठीक है, देखिए नीट 2013 का क्वेश्चन नंबर 13। देखिए अभी पिछली बार आया था, अभी क्वेश्चन अभी लेटेस्ट आया था, जो हमने कहा था कि देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, फिर भविष्य में पूछा जा सकता है। सस्पेंडेड चार्ज वाला केस है, वही सस्पेंडेड चार्ज वाला केस है। तो इसको देख लिया जाए क्या है। करा कि मैं आपको पहले इंस्ट्रक्शन दे चुका हूं बेटा कि जब भी कोई क्वेश्चन करें, जैसे ये तो वीडियो जो है यूट्यूब पे क्या है अपलोड हो जाएगी, तो जब आप लोगों के पास पहुंचेगी बेटा वीडियो ये, तो जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, तो क्वेश्चन समझने के बाद आप पॉज कर दीजिएगा, बात समझ रहे हैं ना? पॉज कर दीजिएगा, फिर अपने से सॉल्व करिएगा।
एकदम याद रखिए, मेरे साथ रिवीजन करिए, ठीक है, फिर अपने से क्या है उसको सॉल्व करिएगा। लग जाता है तो ठीक है, नहीं लग जाता है तो फिर तब जाके फिर सोल्यूशन हमारा आगे क्या है कंटिन्यू करिएगा। अगर ऐसे आप काम करेंगे तो आपके लिए संजीवनी का काम करेगा, ठीक है। संजीवनी जानते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले, क्योंकि इधर की तरफ सोल्यूशन करना है इसका। इसको मिटा देते हैं। क्या कहा जा रहा है कि 2 पिथ बॉल कैरिंग इक्वल चार्ज। ये देखिए 2 पिथ बॉल हैं जो दोनों इक्वल चार्ज कैरी कर रहे हैं। ये देखिए दोनों इक्वल चार्ज कैरी कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। इनके बीच का जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वह क्या है, आर है। और ये देखिए इनका एंगल जो होगा वह क्या होगा, थीटा होगा। फिर कहा यार नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट द हाफ हाइट। मतलब ये देखिए अब जो है रिजिड, ये यहां नहीं क्लैम्प्ड है, ये जो स्ट्रिंग है यहां क्लैम्प्ड हो गया। ये देखिए मतलब y/2 डिस्टेंस नीचे शिफ्ट कर गया। तो जब y/2 डिस्टेंस नीचे कर रहा है द इक्विलिब्रियम सेपरेशन द बॉल्स नाउ बिकम। अब जो है इक्विलिब्रियम सेपरेशन बॉल के बीच का कितना हो जाएगा, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन बॉल विल बिकम, मतलब आर डैश और आर में रिलेशन पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों कंडीशन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देते हैं। अभी बेटा मैंने इसके पहले वाले, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, याद करिए जरा, यहां बताया था tan थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर mg। क्यों बताया था कि नहीं, tan थीटा इक्वल टू, बताइए, यहाँ mg लगेगा, इसके कारण रिपल्सिव फोर्स लगेगा, टेंशन लगेगा, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन करेंगे तो ये आएगा। अब बताइए जब ये नीचे की तरफ y/2 शिफ्ट किया है तो आप खुद बताएं क्या ये थीटा डैश चेंज हो जाएगा कि नहीं। तो थीटा डैश चेंज हो जाएगा, बोलिए थीटा डैश चेंज हो जाएगा कि नहीं। तो भाई थीटा डैश चेंज हो जाएगा। तो अब ये बताओ क्या हो जाएगा, tan थीटा डैश इक्वल टू ये क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश का स्क्वायर, और ये देखिए mg हो जाएगा। बोलिए भाई सही है। तो इसका मतलब यहां से देखिए सस्पेंशन पॉइंट हो गया, tan थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर mg, और ये tan थीटा डैश इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश का स्क्वायर क्या हो गया, ये mg हो गया। हो गया बताइए दोनों केस में। अब देखिए अगर वो चीजें याद है तो कितना आसान सिंपल हो जाएगा थोड़ा। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ से वेट लगेगा, टेंशन लगेगा, रिजॉल्व करके हम इस तरह से इक्विलिब्रियम फाइंड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को जरा डिवाइड कर देते हैं। हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए क्या हो गया, tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर mg, या नीचे क्या हो गया tan थीटा डैश, ये देखिए क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आर डैश का स्क्वायर mg से mg कटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये क्यू स्क्वायर कटा, ये देखिए tan थीटा अपॉन tan थीटा डैश, tan थीटा अपॉन tan थीटा डैश, ये देखिए tan थीटा अपॉन tan थीटा डैश कितना हो गया, आर डैश का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। अब जरा tan थीटा की वैल्यू यहां देख लीजिए, यहां tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए tan थीटा की वैल्यू, देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां tan थीटा की वैल्यू ये देखो r/2 है, और ये क्या है r'/2 है। तो tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा की वैल्यू r/2 y हो जाएगा। tan थीटा डैश कितना हो जाएगा, r'/2 y/2 हो जाएगा। ये देखिए r'/2 और ये देखिए y/2 हो जाएगा। तो ये y2 कट गया, ये क्या हो गया r डैश का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर, देखिए y से y भी कट गया। अब क्या हो गया भैया, ठीक है, ये देखो r/2 और ये r डैश इधर चला गया, r डैश क्यूब अपॉन r क्यूब, यानी r डैश अभी r क्यूब नहीं स्क्वायर रखिए, r डैश क्यूब इक्वल टू r क्यूब बाई 2 हो गया, या बोलो r डैश इक्वल टू r अपॉन 2 पे 1/3 हो गया। तो बेटा आ गया समझ में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, r अपॉन 2 पे 1/3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13 हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो ना, कर्नाटका नीट का पेपर हुआ था 2013 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P is the aligned parallel to a uniform electric field E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E के पैरेलल है, θ1 इक्वल टू 0 डिग्री, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डाइपोल बाय 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से रोटेट करने में कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो देख लेते हैं कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी।
एनर्जी रिक्वायर्ड में 90 डिग्री रोटेट करने में ये θ1 इक्वल टू देखिए 0 डिग्री दे रहा है और θ2 इक्वल टू 90 डिग्री दे रहा है। क्यों? यही तो दे रहा है। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे वह कितनी हो जाएगी, U इक्वल टू देखिए U इक्वल टू PE cos θ2 माइनस cos θ1। बोले भाई ठीक है, W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये भी आप जानते होंगे, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो वर्क डन होता है वही तो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। तो W वर्क डन कितना, वर्क डन की एनर्जी होगा इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, ऐसे लिख सकते हैं। या एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी रहेगी, PE cos कितना हो जाएगा, cos 0 और माइनस cos 90। देख रहे हो सारे फार्मूले वाले क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए पहले फार्मूले को याद करो। जब फार्मूला याद होगा तो सारे क्वेश्चन लगने लगेंगे। तो PE cos 0 माइनस cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ये बताइए W इक्वल टू कितना हो गया, PE। तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, फिर इसमें देखिए कर्नाटका लीग 2013 में क्वेश्चन और आया था। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि चार्ज क्यू द प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू इक्वल चार्ज क्यू। देखिए टू इक्वल चार्ज क्यू है, एक ये इक्वल चार्ज, ये टू इक्वल चार्ज क्यू है और इसको मिलाने वाली लाइन के सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है। द सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम ऑफ क्यू इज इक्वल टू। अगर क्यू इक्वल है, क्यू किसके इक्वल होगा, ठीक है। कहा कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है, क्यू किसके बराबर है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बेटा तो इनका एक शॉर्टकट तरीका होता है, मतलब किसी लाइन पे, केवल किसी लाइन पे अगर चार्ज निकालना हो तो उनका शॉर्टकट तरीका होता है Q इक्वल टू माइनस Q1 Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 का होल स्क्वायर। इसमें अगर आप Q1 और Q2 की वैल्यू रख दें तो ये देखिए Q की वैल्यू तुरंत निकल जाएगी। देखिएगा ये केवल लाइन पे अगर चार्ज है, तीन चार्ज हैं, तो ये बीच वाले चार्ज की वैल्यू निकालने का ये फार्मूला होता है। Q इक्वल टू माइनस Q1 Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 का क्या होल स्क्वायर, रूट Q1 प्लस रूट Q2 का क्या होल स्क्वायर। देखिए Q इक्वल टू माइनस Q1 Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 का होल स्क्वायर। अब बताइए क्या हो जाएगा, माइनस Q और ये क्या हो जाएगा रूट Q, यानी 2 रूट Q का मतलब 4 क्या Q, एक कट गया तो इसका मतलब Q इक्वल टू क्या आ गया, माइनस Q/4 आ गया। आप डायरेक्ट चाहे तो इसको क्या है रख सकते हैं, या नहीं आप सिस्टम से करना चाहे तो सिस्टम से करने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम है तो किसी एक चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ये मान लो L है, ये मान लो L है, ये अभी हमें पता नहीं है तो इसको हम पॉजिटिव ही मान लेते हैं और आंसर जो मानेंगे वो आंसर ले देकर अपना आएगा। तो हम किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकाल लेते हैं, इसके कारण जरा इस पे फोर्स निकाल लें। ये बताइए इसके कारण इस पे फोर्स क्या हो गया, F1 इक्वल टू K स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, ये देखिए 4L स्क्वायर हो गया। बताइए क्या इसके कारण इस पे हो गया, F1 इक्वल टू K स्क्वायर अपॉन कितना 4L स्क्वायर। इसके कारण जरा इस पे चार्ज फोर्स निकाल लें, तो ये बताइए क्या होगा, F2 इक्वल टू K अपॉन कितना हो जाएगा, L का स्क्वायर। बताइए Q अपॉन क्या हो गया, L स्क्वायर। अब बताओ दोनों क्या फोर्स सेम डायरेक्शन में है, अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो F1 प्लस F2 क्या होगा, 0 होगा भाई, वेक्टर सम 0 होगा। और यहां रखेंगे Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर प्लस Q/L स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से Q/L स्क्वायर को बाहर कर लिया, ये देखिए L स्क्वायर बाहर कर लिया, Q/4 हो गया प्लस Q इक्वल टू 0 हो गया। ये भी इधर जाके 0 हो जाएगा, या Q इक्वल टू क्या हो गया, माइनस Q/4। ठीक है बेटा, Q इक्वल टू माइनस Q/4। तो क्या ये वाला ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से बेटा ये हमने आपको 2013 तक के क्वेश्चन बताए। ठीक है, अब लेक्चर 2 में करके हम 2013 के आगे वाले का क्या है शुरू करेंगे। अब इसके बाद बेटा क्या है, प्रीवियस ईयर में मैं अगला चैप्टर ले चलूंगा इसका, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। 26 जुलाई आपका है, उसके बाद आप ही हर जगह दिखने चाहिए। ठीक है, हर पेपर में, हर पोस्टर में, हर होर्डिंग में, हर बोर्डिंग में, मीडिया वाले, पेपर वाले, जो भी लोग हों आपके घर पहुंचे, आपके माता पिता से पूछें कि आपने बच्चे को कैसे पढ़ाया, कैसे लिखाया, क्या किया, बताइए वह दिन कितना अच्छा होगा जिस दिन रिजल्ट निकलेगा। तो इसलिए बेटा पढ़ते रहिए, अपने घर की आन बान शान है आप लोग। ठीक है, खूब पढ़िए, मन से पढ़िए।